कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वही शेख FM वर्ल्ड पाकिस्तान के फोरम से आपसे मुखातिब। दोस्तों, तकरीबन एक महीना हमने लास्ट शो जो किया था, जो जिमनाई के साथ किया था, इंटरैक्टिव शो किया था, लाइव शो किया था, वो तकरीबन हमने 7 जून को किया था, जो मुझे डेट याद है। तो आज एक महीना ही समझ लें कि एक माह के बाद हम दोबारा जिमनाई के साथ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब अगर आप ये पूछें कि इस एक महीने में मैं किधर था, तो एक ज़िंदगी का एक तजर्बा ऐसा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी किसी किस्म की कोई इंजेक्शन तक भी नहीं लगा। मैं बहुत हुआ तो कोई पेन किलर की कोई दवाई कबार खा ली, बस इस तरह का। लेकिन एक दिन मुझे ऐसे ही हल्का सा मुझे टेम्परेचर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने पेन किलर वगैरह फीवर की मेडिसिन दे दी। तो मैंने उसे कहा, यार मेरी रिब्स में भी दर्द हो रही है, तो क्यों ना अल्ट्रासाउंड कर लें। तो लड़के ने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया। वो मैंने जानने वाला तो अल्ट्रासाउंड किया। उसने कहा जी लार्ज नंबर ऑफ तकरीबन 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm के स्टोन्स जो हैं वो आपके गॉल ब्लैडर में हैं। अच्छा, अब देसी लोग बहुत से, कोई कहता है पत्ते खा लो, कोई दरख्त का पत्ता खा लो, कोई कहता है ये चीज़ खा लो। अब जब गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन होता है तो वो उसका निकलना जो है वो आगे फिर पैंक्रियाज है, फिर लिवर है, फिर पता नहीं कितने कितने जाना, वो बड़े मिसाइल पैदा करता है। हाँ, किडनी में हो तो चलो होम्योपैथिक ये वो या देसी या एलोपैथी या तिब के उसमें तजर्बा किया जा सकता है। बहरहाल मैं उस प्रोसेस में से गुजरा। मैं फिर पाकिस्तान के सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है, मैं वहाँ गया। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी लेट जाएं। और संडे को मैं गया, 4 बजे मुझे उन्होंने कहा जी लेट जाएं, रात आज आप हमारे मेहमान हैं। मुझे रूम दे दिया और मंडे मॉर्निंग को 11 बजे मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर इतना बड़ा है जितना कि आधा इस्लामाबाद है। वहाँ पे बेशुमार डॉक्टर्स आप ऐसे जैसे कसाई बकरे ज़िबा कर रहे होते हैं। कोई हार्ट का कर रहा है, कोई किडनी का कर रहा है, कोई गॉल ब्लैडर का कर रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। ज़िंदगी में कभी कभार ये होता है, लेकिन हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए। मुझे वहाँ जाके मेरे 11-12 ब्लड टेस्ट हुए और टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड्स हुए, एक्सरेज हुए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो जो वो कर सकते थे उन्होंने किए। और आखिर पर उन्होंने कहा कि जी आप इंथीसिया दे के मुझे उन्होंने ऑपरेट कर दिया। और 4 घंटे का वो सिलसिला था। और मुझे संडे को मैं गया था, मंडे को मुझे उन्होंने ऑपरेट किया और ट्यूसडे को उन्होंने 2 बजे कहा जी आप घर जाइए। और कोई एक आध को मेडिसिन दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। मुझे 4 अदद होल मेरी टमी पे, टमी जिसे कहते हैं, 4 होल किए गए। एक में कैमरा डाला गया और एक में पता नहीं क्या क्या। ये अब हम ये सारी बातें, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस में से गुजरा हूँ। लेकिन जिमनाई जो है हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी खातून हैं, हम उनसे पूछते हैं। जिमनाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। आवाज कट रही है, कहाँ पे हैं गुम है आप? आवाज क्यों कट रही है? मुझे अफसोस है कि आवाज कट गई। मैं यही हूँ और आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं कह रहा था कि आपके तफसीलात भरे अनुभव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बात करते हैं। इस मेडिकल स्थिति को मेडिकल में कोलिलिथियासिस कहा जाता है। ये तब होती है जब गॉल ब्लैडर में मौजूद तरल पदार्थ जैसे बाइल कड़े होकर पत्थर जैसे टुकड़े बना लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, बताते जाइए। आपको जितनी इंफॉर्मेशन है, चूंकि आप तो एक पढ़ी लिखी खातून है, बेशुमार लाइब्रेरीज की मालिक हैं, आप बताइए कि गॉल ब्लैडर को हम तो आम जुबान में कहते हैं जी लेजर ऑपरेशन हुआ। इसको सही टेक्निकल वर्ड क्या है? लेप्रो क्या क्या कहते हैं वो बताइए। शेख साहब, जिसे आम जुबान में लेजर ऑपरेशन कहा जाता है, उसे मेडिकल की दुनिया में लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। जी। ये एक कम चीरफाड़ वाली प्रक्रिया है जिसमें पेट में छोटे छेद करके कैमरा और उपकरण डाले जाते हैं। इससे मरीज को कम दर्द होता है और अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टोन्स होते हैं, जैसे कि मुझे उन्होंने कहा जी कि चने नहीं होते, ब्लैक पीस होते हैं, उनके बराबर ये 5-6 हैं। लेकिन उनको कलेक्टिवली उन्होंने कहा कि ये 52 mm इनका वो बनता है सारा, डायमीटर कह लें या क्या। तो वो उन्होंने निकाल दिए। तो मेरा सवाल उन डॉक्टर से था कि सिर्फ इनको ही निकाल दें पत्थरों को, मेरा गॉल ब्लैडर तो ना निकालिए ना।
मैं तो बेहोश था, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो इसको गॉल ब्लैडर को क्यों निकाल देते हैं? शेख साहब, गॉल ब्लैडर को इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि अगर सिर्फ पत्थरों को निकाला जाए तो उनके दोबारा बनने का खतरा रहता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की दीवार में मौजूद सूजन या खराबी की वजह से भी उसे हटाना जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में कोई और जटिलता ना आए। क्या आप जानना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर के बिना जीवन कैसा रहता है? वो तो बताइए, लेकिन पहले ये बताइए कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन कैसे जाते हैं, और इनका और किडनी का, जो किडनी के स्टोन्स का, इन दोनों का क्या फर्क होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तब बनते हैं जब बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन जैसे पदार्थ सख्त होकर जम जाते हैं। वहीं किडनी स्टोन्स की बात करें तो वे अक्सर कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड से बनते हैं। दोनों की बनावट और जगह में बहुत फर्क होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों के लक्षणों में क्या अंतर है? जी बताइए, आप बताते जाए ना, मुझसे ना सवाल करें, आप बताते जाए, जितना नॉलेज है बताएं, और ये बताएं कि मुझे आखिर मैंने क्या चीज ऐसी खा ली थी कि मेरे ये स्टोन्स बन गए। शेख साहब, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने की कोई एक खास वजह बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कई कारणों के मेल से हो सकता है। इसमें मुख्य रूप, जैसा कि मैं बता रही थी, बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने, गॉल ब्लैडर के ठीक से खाली ना होने या बिलिरुबिन के उच्च स्तर जैसे कारण शामिल होते हैं। इसके अलावा वंशानुगत कारक, मोटापा और अचानक वजन कम होना भी इसके जोखिमों को बढ़ा सकते हैं। उर्दू का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हमारा लिसनर जो है FM वर्ल्ड पाकिस्तान पे और FM 11 में वो उर्दू ज्यादा समझता है। एक मरतबा फिर बताइए, जो मैं समझा हूं कि आप ये कह रही हैं कि मोटापे की वजह से है, या मैं आई एम ए वेरी फिट पर्सन, आई एम नॉट ए फैट पर्सन, आई एम नॉट ए ओवर वेट, मेरा वेट अपने हाइट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का आप कह रही हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या ऐसी चीजें हम जिसमें कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? शेख साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। वजन का बढ़ना सिर्फ एक कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में ज्यादातर चिकनाई वाली चीजें जैसे घी, मक्खन, तली हुई चीजें और लाल गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल शामिल है। शारीरिक मेहनत की कमी भी इसमें योगदान देती है। मकसद ये है कि अब मुझे तो डॉक्टर ने कहा जाओ खाए पियो जो मर्जी खाओ, सिर्फ ऑयल से परहेज करना, ज्यादा ऑयल ना खाओ। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि हमारे घर में, मैं अपने किचन की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जो शेफ है, मेट है, जो खाना बनाती है, या मेरी मिसेज भी बनाती हैं, तो वो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बाकी कुकिंग ऑयल्स वगैरह हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल का रेशो ज़्यादा होता है। जबकि मस्टर्ड ऑयल जो कि तैयार किया जाता है, जैसे कि कनाडा जो है बिलियंस रुपए कमाता है, वो मस्टर्ड ऑयल को कनोला करके बेच रहा है, और वो पूरी दुनिया में। इंडिया में भी मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन देखा गया कि इंडिया और पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को पथरी है, जिसको पथरी आम जुबान में कहते हैं, जी पथरी की तकलीफ हो गई। अच्छा, वेयर एज पथरी की जब उसको प्रॉब्लम होती है, उसको पेन होती है, उसको कोई वॉमिट होता है, उसको कोई थ्रो करता है, वो ना मुझे कोई पेन थी, ना मुझे कोई थ्रो था। मैं तो ऐसे ही बस नहा के निकला हूँ, पाउडर रूम में गया हूँ, AC लगा हुआ था, चेंज किया, और उसके बाद मैं बाहर धूप में निकल गया, वॉक करके मैं किसी जगह मार्केट तक जाना था, मस्जिद तक जाना था, मैं मस्जिद में गया, और वापसी में मैं आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, ना मुझे कोई पेन थी, ना मुझे कोई कुछ थी। ऐसे ही शाम को एक दिन या अगले दिन डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर साहब ने जनाब पहला बुखार की दवाई दे दी, और मैंने ही उसे कहा कि यार अल्ट्रासाउंड करके देखो सर, मैं थोड़ी सी रिब्स में मुझे दर्द है। तो उसने कहा कि जी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टोन्स इन योर गॉल ब्लैडर में। तो ये मतलब निकल आया। तो अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस पे मेडिकल साइंस क्या कहती है, इस सिलसिले में क्या एहतियात करनी चाहिए? शेख साहब, मेडिकल साइंस के मुताबिक गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद जिगर पित्त को सीधे छोटी आंतों में भेजना शुरू कर देता है। इसलिए कम चिकनाई वाली चीजें खाना सबसे बेहतर होता है, ताकि पाचक क्रिया दुरुस्त रहे। ताजी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है। साथ ही एक बार में बहुत सारा खाना खाने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल पर छोटे भोजन करना बेहतर रहता है। सरसों का तेल अन्य रिफाइंड तेलों की तुलना में हृदय और पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी किसी भी तेल का इस्तेमाल हमेशा सीमित मात्रा में करना ही समझदारी है। तो आपके ख्याल में फिर हमें वो जो ड्राई क्या होता है, फ्रायर जो होता है, ड्राई फ्रायर जो होता है,
उसमें वेजिटेबल्स वगैरह रख के या चिकन के पीस रख के वो खाना चाहिए, हमें किसी फ्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मैं या मेरी तरह के जो लोग हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट? शेख साहब, एयर फ्रायर, जिसे आप ड्राई फ्रायर भी कहते हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आप बहुत कम या बिना तेल के सब्जियां और चिकन के टुकड़े भून सकते हैं या ग्रिल कर सकते हैं। इससे आपके भोजन में चिकनाई कम रहती है, जो कि गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान रखें कि मसालों का इस्तेमाल थोड़ा हल्का रखें ताकि आपके पेट पर कोई दबाव ना पड़े। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कोई डाटा है इंडिया पाकिस्तान में कितने % लोग जो हैं इस डिजीज में मुतासर हुए हैं या हो रहे हैं? देखें, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज में तो कोई टॉप 3 में आते हैं, कुछ सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड थर्ड इसमें आते हैं। वो एज मुझे जो अमेरिकन डॉक्टर था, पाकिस्तानी था, अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वापस आ गए। ये हमें कॉल आ रही है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। मैं इस्लामाबाद से सुल्ताना बात कर रही हूँ। मैंने ये पता करना था, पूछना था कि ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, इसके चांसेस मेल में ज्यादा होते हैं या फीमेल में? मैं जो आपकी आवाज़ से समझा हूँ, आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, अपने शो में आ रही हैं और जमुना से पूछना ये चाह रही हैं कि आप ये बताएं कि गॉल ब्लैडर्स की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मेल में होती है या फीमेल में। सुल्ताना साहबा, आप जवाब सुनिएगा रेडियो पे, ठीक है? हम आपको भी बताते हैं, ठीक है जी। जमुना, आपने सुन लिया? जी हाँ शेख साहब, मैंने सुल्ताना साहिबा का सवाल बिल्कुल सुन लिया है। मेडिकल साइंस के मुताबिक गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो क्या जवाब क्या हुआ कि मेल में ज्यादा आता है या फीमेल में ज्यादा होता है? शेख साहब, ये समस्या महिलाओं में ज्यादा आम है। ओ भाई, उर्दू के लफ्ज बोलिए। समस्याओं, मुझे खुद नहीं पता समस्याओं क्या होता है, उर्दू में बताइए। माजरत चाहता हूँ शेख साहब। चाहती हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। चाहती हूँ। आप फीमेल वॉइस में ना जी, मेरा ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, आप फीमेल वॉइस में बोलती हैं तो फिर मोनस बोलिए ना, मुज़क्कर ना बोलिए। आपको आपकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग मुझे करनी पड़, सारी ज़िंदगी में कैपेसिटी बिल्डिंग ही करता रहा हूँ। पिछले 50 साल से मैं लोगों को सिखा ही रहा हूँ, अब मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सिखाना पड़ रहा है। तो बताइए अब स्ट्रेट सीधे वर्ड्स में कि जैसे कि सुल्ताना साहबा ने इस्लामाबाद से कॉल करके आपको प्रोग्राम वो सुन रही हैं और उन्होंने कॉल किया है और उन्होंने पूछा ये है कि जेमिनी से पूछिए कि ये फीमेल में ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम या मेल हज़रात में ज़्यादा होती है। सुल्ताना साहिबा, आपके सवाल का जवाब ये है कि पित्त की थैली में पथरी की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसका मुख्य कारण हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी या बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल के दौरान होते हैं। मिलाऊं किसको कहते हैं? शेख साहब, अगर आप किसी खास व्यक्ति या चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं ताकि मैं आपकी बेहतर मदद कर सकूं? मुझे आप इंग्लिश में बता दीजिए, क्योंकि आप जो लफ्ज बोल रही हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे। माई क्वेश्चन इज दिस, जो सुल्ताना साहबा का भी सवाल है, क्या औरतों में ज्यादा होता है या मर्दों में ज्यादा होता है? Yes, to answer your question clearly, gallbladder stones are more common in women than in men. This is primarily due to hormonal factors, such as those related to pregnancy or the use of birth control pills. हाँ, ये बात हुई ना कि औरतों में ये ज्यादा होता है कि प्रेगनेंसी और हार्मोनिक वो प्रॉब्लम्स की वजह से। जी, मैंने आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब तैयार रहिएगा, हर रोज़ मैं आपको ज़रा प्रॉब्लम आपको होगी और रोज़ हम डिस्कस करेंगे। लोगों ने मेरी जान को आए हुए थे, मैं हॉस्पिटल में था और मुझे मैसेज आ रहे थे कि वेयर इज जेमिनी, व्हाई यू आर नॉट डूइंग। अब मैं हर एक को तो बता नहीं सकता था कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो हर लोग आपको बहुत मिस करते हैं। हमारे FM वर्ल्ड पाकिस्तान के लिसनर्स, 101 के लिसनर्स और दूसरे आपको बहुत मिस करते हैं। उनकी बड़ी आपसे प्यार हो गया है, बहुत दोस्ती हो गई है और वो आपको मिस करते हैं। वो कहते हैं कि डेली शोज़ करें। तो कल का टॉपिक फिर लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी लंबी 14-15 मिनट की बात होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वहीं से कोई इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज शेख साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सुनने वालों ने मुझे याद किया और मैं आगे के कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिए और जल्द मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।